नमस्कार, आप देख रहे हैं सूरज समाचार और मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा। 41 जिले 41 खबरों में आप सभी का स्वागत है। इस खास पेशकश में हम आपके लिए लेकर आते हैं सभी जिलों की खबरें जो सीधा रखती है आपसे सरोकार। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीमावर्ती इलाकों में भजनलाल सरकार की पैनी नजर। सीएम श्री शर्मा बोले, नागरिक सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता। लाडो प्रोत्साहन योजना को मिल रही कामयाबी, प्रदेश की बेटियों को मिल रहा आर्थिक संबल। शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने 15 करोड़ की लागत से बने सरकारी स्कूल के भवन का किया लोकार्पण, बच्चों को मिलेंगी अत्याधुनिक सुविधाएं। तो वहीं मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना ला रही तेजी से बदलाव, पीलीबंगा में 25 किसान परिवारों को मिली सहायता राशि। तो चलिए अब खबरों पर विस्तार से बातचीत करते हैं। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच भजनलाल सरकार सीमावर्ती जिलों के हालात पर पैनी नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का कहना है कि सरकार तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक निर्णय ले रही है। राज्य के नागरिकों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सीएम ने वर्तमान हालात को देखते हुए बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, जोधपुर, हनुमानगढ़ और फलौदी में आपातकालीन जरूरतों के लिए एक रिवॉल्विंग फंड भी आवंटित किया है, जिसमें परिवहन, शिविर स्थापित करना, दवाएं और उपकरण खरीदना और प्रभावित लोगों को भोजन उपलब्ध करवाना शामिल है। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों जैसे बाजार, पर्यटन स्थल, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। धार्मिक स्थलों, बांधों, बिजली स्टेशनों और रिफाइनरियों जैसे प्रमुख बुनियादी ढांचे पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उप मुख्यमंत्री एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने IM शक्ति योजना के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को अधिक से अधिक रोजगार देने की बात कही। साथ ही उड़ान योजना में सैनिटरी नैपकिन वितरण की पारदर्शिता सुनिश्चित करने और सामूहिक विवाह की सूचना विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए। दिया कुमारी ने वर्क फ्रॉम होम योजना में चैटबोट विकसित करने पर जोर दिया और अधिकारियों को समस्याओं का पारदर्शी तरीके से निस्तारण करने के निर्देश भी दिए। सिडप तालाब पुनरुद्धार कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने पानी की आपूर्ति के लिए जलदाय विभाग अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आमजन की पेयजल समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाना चाहिए। लापरवाह अधिकारियों को सीधा करना भी हमारा ही काम है। निश्चित रूप से जो लापरवाह है उनको हम सीधा करेंगे, उनसे काम कराएंगे, उनको काम करना सिखाएंगे। ये हमारी ड्यूटी है और उनको हम काम करना सिखाएंगे। राज्य के शिक्षा मंत्री एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर जयसमंद पहुंचे, जहां उन्होंने राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय के नवीन भवन का लोकार्पण किया और विद्यार्थियों से संवाद किया। इस दौरान अपने संबोधन में मंत्री श्री मदन दिलावर ने कहा कि पॉलीथीन हमारा दुश्मन है, इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। उन्होंने लोगों से वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने की अपील करते हुए कहा, पेड़ भारत माता का श्रृंगार है और जो इसे मिटा रहे हैं वे स्वयं को मिटा रहे हैं। श्री दिलावर ने संस्कृत शिक्षा को संस्कारों की शिक्षा बताते हुए सभी अध्यापकों से आग्रह किया कि वे बच्चों को केवल ज्ञान न दे बल्कि उन्हें श्रेष्ठ नागरिक बनाने की दिशा में पूर्ण समर्पण से कार्य करें। प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में भजनलाल सरकार तेजी से नवाचार कर रही है। इसी कड़ी में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने लगभग 15 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शिशोदा के आधुनिक एवं सर्व सुविधा युक्त भवन का लोकार्पण किया है। यहाँ विज्ञान, गणित एवं कृषि विज्ञान समेत कई आधुनिक विषय पढ़ने की सुविधा मिलेगी, जिससे बच्चों को बेहतर शिक्षा का माहौल मिलेगा। किस तरीके से देखते हैं? देखो, उनकी जन्मभूमि के प्रति उनका अथाह श्रद्धा है, सम्मान है और इसलिए उन्होंने जो गांव के लोग भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके और इसलिए सर्वश्रेष्ठ भवन बना कर दिया है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो शैक्षिक गतिविधियों में काम आने वाली जितनी भी सामग्री है या शिक्षक है, उन सबको हम उपलब्ध करवाएं और हम करवाएंगे।
क्या कंकु देवी जी और सोहन जी धाकड़ के नाम पर जो स्कूल की बिल्डिंग का आज लोकार्पण हुआ है, वाकई में इस मंच से भी बहुत सारी बातें साझा गई और इस मंच के पीछे भी जब से ये बिल्डिंग बनना शुरू हुई है, स्वर्गीय किरण जी माहेश्वरी हमेशा से, मेघराज जी ने एक बात बोली है, सोहन जी ने बोला है कि ये मम्मी की प्रेरणा से, क्योंकि जब वे शिक्षा मंत्री थे, उच्च शिक्षा मंत्री थे, तब उन्होंने इस की नींव रखी थी और भूमि पूजन इस जगह का किया गया था और आज इतना विशाल, सोच के बाहर है ऐसी चीज़ की करीबन 35 से 40 कमरे आज यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि गांव में स्कूल्स में कितनी बार हमें संसाधन की कमी होती है। आज सिसोदा ही नहीं, मुझे लगता है पूरे आसपास की तहसील के लिए ये एक मॉडल स्कूल है। पूरे राजस्थान और पूरे देश भर में आने वाले समय में ये एक मॉडल स्कूल होगा, सारी उपलब्धियों के साथ, सारी प्रयोगशालाओं के साथ। वाकई में कोई विजन से अगर काम करा जाए तो उसका रूप कैसा दिखता है वो आज ये स्कूल दिख रहा है। जब किरण जी ने इसकी नींव और जब प्रेरित किया होगा तब उन्होंने नहीं सोचा होगा कि वो ये देख नहीं पाएंगे, लेकिन आज हम उनको याद करते हुए वाकई में एक बहुत भावुक मोमेंट है हम सब के लिए। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी उदयपुर के एक दिवसीय प्रवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने विद्या भवन पॉलिटिकल महाविद्यालय के 59वें स्थापना दिवस एवं सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और सभा को संबोधित किया। कार्यक्रम का आयोजन पूर्व विद्यार्थी संस्था की ओर से किया गया था। श्री देवनानी ने विद्यार्थियों और पूर्व छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि आज का युग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का है और हमारी शैक्षणिक संस्थाओं को इस दिशा में भी प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान के लिए उसके पूर्व छात्र उसकी सबसे बड़ी धरोहर होते हैं और हमें केवल पूर्व नहीं बल्कि अपूर्व बनना चाहिए, यानी कुछ नया, प्रेरणादायक और मूल्यवान करना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में शुरू की गई लाडो प्रोत्साहन योजना राजस्थान की बेटियों की शिक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर बन रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा इस योजना की राशि को 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दिया गया है, जिससे बेटियों को और अधिक आर्थिक संबल मिल रहा है। योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही परिवारों को बेटी के जन्म पर 7 किश्तों में 1.5 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। ये सहायता राशि बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पालन पोषण के लिए उपयोगी सिद्ध हो रही है। राज्य सरकार की ये पहल न केवल बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है, बल्कि सामाजिक बुराइयों को भी समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का मानना है कि बेटी एक नहीं, पूरे समाज की धरोहर है। उसका भविष्य संवारना हम सबकी जिम्मेदारी है। लाडो प्रोत्साहन योजना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा 1 अगस्त 2024 से राजस्थान में स्टार्ट हुई है, जिसके अंतर्गत बेटी के जन्म लेने पर उनको 1.5 लाख रुपए की टोटल सहायता मिलती है, जिनमें चिकित्सा विभाग द्वारा प्रथम 2 किस्त चिकित्सा विभाग द्वारा दी जाती है, बाकी सारी किस्तें आगे शिक्षा विभाग द्वारा दी जाती है। और इसमें जो ये सबसे बड़ी योजना है, सरकार की सबसे ज्यादा पैसे इसी योजना में मिलते हैं। पहले आज से पहले राजस्थान में ऐसी प्रकार की कोई योजना हुई नहीं है। और जहाँ तक हम CSCTB की बात करें तो 1 अगस्त 2024 से आज दिनांक तक 142 बच्चियों को हम अभी तक लाभान्वित कर चुके हैं। GSY योजना के अंदर ही काफ़ी टाइम से काम कर रही हूँ। यहाँ की डिलीवरी का जो एवरेज आती है 40-50, कभी कभी 60 के करीब भी हो जाती है। और उसमें जितनी भी लड़कियाँ होती हैं उनको पहले तो स्टार्टिंग में जो दिया गया था 7,000 रुपये, 7100 रुपये की सुविधा थी। उसके बाद में 50,000 की हुई, फिर लाख की हुई। अभी लाडो योजना जो है मई के महीने में चालू कर दी गई है, जिसमें 1.5 लाख की सुविधा सरकार की तरफ से दे रही है। सरकार जो दे रही है लोगों को, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि राजस्थान की बेटियां जो हो रही हैं उनके लिए सरकार बहुत अच्छे तरीके से योजनाएं दे रही है। यहाँ तक के 3 दिन इनको यहाँ एडमिट रखा जाता है और उसके अंदर 3 टाइम का इनको खाना, दूध, फ्रूट सब कुछ अवेलेबल है पेशेंट को। और इनके साथ में जो रहने वाले आते हैं उनको भी बहुत संतुष्टि के साथ, प्यार के साथ रखा जाता है। और यहाँ की सुविधा मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मैं भी यहाँ प्रॉपर की रहने वाली हूँ। और जो पिछले महीने हमारे हुई थी, कुल 22 डिलीवरी हुई थी, जिसके अंदर से 10 मेल हुए थे और 12 फीमेल हुई थी। और सारी की सारी लड़कियों को साथ ही साथ जैसे ही ये बच्चा
कराई करता है उसी टाइम उसको योजना के अंदर, लाडो योजना के अंदर ले लिया जाता है। और कराई करते ही बच्चे को जो पहली किस्त है जो 5,000 के हिसाब से अभी देनी मई के महीने से लागू हुई है, उसी हिसाब से इनका काम जो है आदेशानुसार, जैसे ही आदेश आ जाएंगे आदेशानुसार इनको उसी तरीके से इनकी पेमेंट कर दी जाएगी। आप मतलब राजश्री योजना को बदलकर एक मुख्यमंत्री जी महोदय ने राजश्री योजना को बदलकर लाडो योजना का नाम दिया है। इसमें 1 अगस्त 2024 से इसको मतलब लागू किया और इसमें जो प्रोत्साहन राशि है बिटिया के जन्म के ऊपर इसको बढ़ाकर इसको किस्तें भी मतलब अलग कर दी और शर्तें भी अलग कर दी हैं। शर्तें पहले सरकारी हॉस्पिटल या मतलब सरकारी स्कूल में दाखिला लेने पर ही मिलती थी, अब निजी स्कूल में भी दाखिला लेने पर ये किस्तें मतलब मिलती हैं। इसमें बच्ची को जन्म के टाइम पर 5,000 रुपये, फिर टीकाकरण 1 साल पर पूर्ण होने के ऊपर 5,000 रुपये, फिर छठी क्लास में पहली कक्षा में 10,000 रुपये, छठी क्लास में दाखिला लेने पर 15,000 रुपये और 10वीं कक्षा में दाखिला लेने पर 20,000 रुपये और 12वीं कक्षा में 25,000 रुपये। 21 साल में ग्रेजुएशन करने के ऊपर 70,000 रुपये ये किस्तें रखी गई हैं। और हमारे घर पे दूसरी बेटी हुई है और हमें बहुत अच्छा लगा है। पहली बेटी हमारी उसको 1 लाख रुपए की योजना मिली थी और ये दूसरी बेटी हुई है तो 1.5 लाख रुपए की योजना मिली है और ये 7 किस्तों में हमें मिली जाएगी। यहाँ पर तिब्बी हॉस्पिटल में एडमिट हुई और मुझे 1/5/2025 में लड़की पैदा हुई। लाडो योजना में हमारे सहमत मुख्यमंत्री भजन लाल पहली किस्त हमें अदा कर रहे हैं 2,500 रुपये। 7 किस्तों में 1.5 लाख रुपए हमें प्राप्त किए जाएंगे। परिवार में एक बेटी हुई है, हमें बहुत खुशी है। आजकल बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं होता, बेटी ही घर की खुशियां लाती है, एक नया परिवार बनाती है। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान की ओर से संचालित मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना किसानों और खेतीहर मजदूरों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। इस योजना के अंतर्गत पीलीबंगा क्षेत्र में कृषि कार्य के दौरान दुर्घटना का शिकार हुए 25 किसानों और मजदूरों के परिवारों को समय पर सहायता राशि वितरित की गई है। पीलीबंगा कृषि उपज मंडी समिति द्वारा इन लाभार्थियों को सहायता राशि प्रदान की गई, जिससे उन्हें संकट की घड़ी में आर्थिक सुरक्षा प्राप्त हो सके। योजना के तहत 7 किसान परिवारों को उनके परिजनों की कृषि कार्य के दौरान मृत्यु के बाद सहायता दी गई, जबकि 18 किसानों को अंग भंग की स्थिति में मुआवजा प्रदान किया गया। गौरतलब है कि राजस्थान सरकार ने योजना के तहत गंभीर रूप से घायल किसानों के लिए मिलने वाली सहायता राशि को बढ़ा दिया है। अब कोमा जैसी गंभीर अवस्था में भी सहायता राशि 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई है। ये निर्णय राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में लिया गया, जो किसानों की भलाई के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसमें अगर डेथ होती है तो उसमें 2 लाख तक का मुआवजा दिया जाता है और जबकि अंग भंग में 5,000 से लेके और 2 लाख तक की सीमा में अलग अलग जो है इसकी राशि दी जाती है। तो अब तक कितने किसान और मजदूरों को फायदा मिला इस योजना का? सर अभी तक इसमें जो है टोटल 25 जो किसान है उनको कृषि उपज मंडी समिति पीलीबंगा द्वारा फायदा दिया गया है, जिसमें 7 मृत्यु के आवेदन आए थे और बाकी जो 18 है वो अंग भंग से संबंधित आवेदन थे। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के नटनी का 12 से ढाई पेड़ी तक NH 248A को 4 लेन बनाए जाने की शुरुआत से क्षेत्र के ग्रामीणों में उत्साह का माहौल है। वर्षों से इस मार्ग की संकरी स्थिति के कारण हो रही दुर्घटनाओं से त्रस्त ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और डबल इंजन की सरकार का आभार जताया है। अलवर जयपुर हाईवे पर 4 लेन निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। ग्रामीणों की लंबे समय से चली आ रही मांग के बाद केंद्र सरकार द्वारा ये परियोजना को मंजूरी मिली है। चौड़ी सड़क के बनने
से आवागमन में आसानी होगी और दुर्घटनाओं में भी कमी आने की पूरी उम्मीद है। इस परियोजना के सरिस्का जंगल से गुजरने वाले हिस्से में एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जाएगा, जिससे न केवल यात्रा का समय कम होगा बल्कि वन्य जीवों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी। लंबे इंतजार के बाद में NH 248 पर काम शुरू हुआ है और ये कटने का 12 से 2.5 पेड़ी तक सड़क का चौड़ीकरण का कार्य है। इससे उम्मीद है कि जल्द ही लोगों को राहत मिलेगी। बड़ी परेशानी हो रही थी, ट्रैफिक का बहुत दबाव था और सड़क ये बहुत सुकड़ी थी, इसलिए उम्मीद है कि जल्द ही लोगों को इससे राहत मिलेगी। कितने लागत है पता है? लागत ये करीब 88 करोड़ रुपए का बता रहे हैं। 88 करोड़ रुपए की लागत सड़क बनाने पे आएगी इसमें, और इसमें 1-2 जगह बाईपास भी बनेंगे जहाँ आबादी एरिया है, भूमि ज़्यादा है, वहाँ बाईपास। फूल वगैरह? हाँ, पुल तो जो पहले हैं उनको, जैसे सिली साइड के प्रयास के पास जो है पुलिया वो बनेगी, यहाँ अकबरपुर के आगे भी पुलिया बनेगी। जो पुराने पुलिया उनका चौड़ाईकरण भी होगा, नई पुलिया। कितनी चौड़ाई कितनी? चौड़ाई ये बता रहे हैं 10 मीटर चौड़ी सड़क बनेगी। आबादी क्षेत्र में इनके मानक अलग है, आबादी क्षेत्र में इसको और ज़्यादा बनाएंगे। बयाना उपखंड के कनावर गांव में वर्षों से चली आ रही पेयजल समस्या का समाधान अब हो गया है। जल जीवन मिशन के तहत गांव में नई पेयजल आपूर्ति योजना की शुरुआत की गई, जिसका विधिवत शुभारंभ रविवार को विधायक डॉक्टर रितु बनावत ने फीता काट कर किया। विधायक डॉक्टर रितु बनावत ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जल जीवन मिशन केंद्र व राज्य सरकार की एक क्रांतिकारी पहल है, जिसका उद्देश्य हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है और ये योजना उसी प्रयास का हिस्सा है। वहीं जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता राजेश मीणा ने जानकारी दी कि योजना के तहत गांव में एक बड़ी आकाशीय टंकी का निर्माण किया गया है और पाइपलाइन बिछाकर प्रत्येक घर को जल कनेक्शन से जोड़ा गया है। इससे अब ग्रामीणों को दूर दराज पानी भरने नहीं जाना पड़ेगा और गर्मियों में भी पेयजल संकट नहीं रहेगा। क्षेत्र की जनता को ज्यादा से ज्यादा समस्याओं का निदान मिले, समाधान मिले, इसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे और मैं भी प्रयास अपने करूंगी और सभी डिपार्टमेंट्स को भी कहा गया है कि स्ट्रिक्टली मैंने निर्देश दे दिए हैं कि भाई जल्दी से जल्दी समस्याओं का निदान हो ताकि जनता को समस्या से समाधान मिल सके और उनकी समस्या सोल्व हो सके। उपखंड बयाना के ग्राम कनावर में जल जीवन मिशन के तहत क्षमता 200 केएल उच्च जलाशय व क्षमता 50 केएल स्वच्छ जलाशय व पंप हाउस का निर्माण कर गांव में राइजिंग व वितरक पाइपलाइन बिछाकर ग्राम कनावर में हर घर तक जल संबंध पहुंचाने का कार्य किया है, जिससे लोगों को वर्षों से चली आ रही पेयजल समस्या से निजात मिली है। राजस्थान में भजनलाल सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना दिव्यांगों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला रही है। इस योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों को निःशुल्क स्कूटी प्रदान करना है ताकि उन्हें स्वतंत्रता और गतिशीलता मिल सके। आवेदन की अंतिम तिथि 15 मई है, जिसके बाद चयनित लाभार्थियों को स्कूटी का वितरण किया जाएगा। ये योजना दिव्यांगजनों के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्कूटी मिलने से दिव्यांगजन न केवल अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे बल्कि वे नौकरी के अवसरों और अन्य गतिविधियों में भी भाग ले सकेंगे। जो भजनलाल सरकार है राजस्थान में बहुत अच्छा कार्य कर रही है, दिव्यांगों का मनोबल बढ़ा रही है, उनको सारी सुविधा उपलब्ध करा रही है, जिससे कि दिव्यांग एकजुट होकर सारी सेवा उपलब्ध ले रहे हैं, जिसमें स्कूटी, पालनहार और समय से पहले पेंशन मिल रही है। अच्छा कार्य कर रही है बीजेपी सरकार, भजनलाल शर्मा जी। कोई भी दिव्यांग परेशान नहीं हो रहा है, सारी सुविधाएं जो उपलब्ध होती हैं तो सारी सेवाओं की उपलब्धियां प्राप्त हो रही है। दिव्यांग आदमियों को उनका मनोबल बढ़ा रही है सरकार जी। भजनलाल सरकार के द्वारा जो स्कूटी योजना चलाई जा रही है वो बेहद ही महत्वाकांक्षी है। इससे दिव्यांगों को काफ़ी परेशानी मिलती है, लाभ भी मिलता है। पूर्व सरकार के द्वारा मैं भी लाभान्वित हूँ, जिसमें मुझे स्कूटी मिल चुकी है।
लेकिन वर्तमान में जो सरकार है वो 2000 स्कूटियां दे रही है, उससे काफ़ी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। खबर अब डीग से है, जहां जिला कलेक्टर श्री उत्सव कौशल के निर्देशन पर एसडीएम श्री देवी सिंह ने डीग राजकीय चिकित्सालय का औचक निरीक्षण कर चिकित्सा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने निरीक्षण के दौरान वार्ड में भर्ती मरीजों से भी बातचीत करते हुए चिकित्सालय की साफ सफाई, कार्मिक उपस्थिति समेत दूसरी व्यवस्थाओं को परखा। इसके साथ ही उन्होंने गर्मी के मौसम को देखते हुए चिकित्सालय परिसर में लगे कूलर, पंखे, एसी व पेयजल व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। आज जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश पर सीएससी डीग है, उसका मेरे द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। प्रातः 8 बजे जो हॉस्पिटल खुलने का समय, उस समय में मैं मौजूद था। अस्पताल में जो चिकित्सक हैं, कार्मिक हैं, उन सबकी उपस्थिति मैंने चेक की है। उपस्थिति 100% है। केवल इतना अंतर है कि किसी की इवनिंग में ड्यूटी है, किसी नाइट ड्यूटी है, या कोई DH पे है, या किसी का डे ऑफ है। साथ में ही दवाइयों की जो काउंटर हैं, उसमें सभी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। कोई दवाई ऐसी नहीं है जो अनुपलब्ध है। वार्डों में जाकर के मरीजों का फीडबैक लिया है। मरीज की सेवाएं, डॉक्टर की सेवाएं, उनसे पूर्णतः संतुष्ट हैं। राजस्थान सरकार द्वारा विधिक मामलों के सहज और त्वरित निपटारे की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार तालुका विधिक सेवा समिति बौली के तत्वावधान में शनिवार को इस वर्ष की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन संपन्न हुआ। बामनवास विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बौली में आयोजित इस लोक अदालत की अध्यक्षता तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष श्री विकास नेहरा ने की, जिसमें कुल 253 प्रकरणों का निपटारा किया गया। कोर्ट में जो ये लोक अदालत का आयोजन हुआ है वो बहुत अच्छा है। लोगों को बहुत फायदा मिला है। इससे कोर्ट में जाने के बजाय इसमें लोक में जाने से बहुत अच्छा फायदा मिला है। ये जो हुआ सरकार की तरफ से बहुत अच्छा हुआ है। इस तरह के आयोजन होने चाहिए ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के सहयोग से जिले में द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। ये आयोजन जिला मुख्यालय सवाई माधोपुर सहित गंगापुर सिटी, खंडार, बौली, बामनवास तथा चौथा बरवाड़ा के न्यायालय परिसरों में संपन्न हुआ। लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य आपसी सहमति और राजीनामे के आधार पर लंबित मामलों का शीघ्र समाधान करना रहा। इस अवसर पर जिले भर में कुल 10 बेंचों का गठन किया गया, जिनके माध्यम से विभिन्न प्रकार के मामलों का निपटारा आपसी सहमति से किया गया। हमारे यहाँ ये वैकल्पिक समाधान की प्रक्रिया है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, उसी का एक अंग है ये राष्ट्रीय लोक अदालत। और संविधान का मूल उद्देश्य भी है कि सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय लोगों को मिले। इसके लिए ये बहुत अच्छा माध्यम है। इसके माध्यम से लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत इसलिए पूरे देश में एक साथ बनाई जाती है। लोक अदालत आम लोगों की, आम जनता की अदालत, वो खुद फैसला करते हैं। और जो न्यायपालिका पर बोझ है केसेस का, उसके लिए एक बहुत अच्छा साधन है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उदयपुर की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। यह आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष श्रीमान ज्ञान प्रकाश गुप्ता के निर्देशन में संपन्न हुआ। लोक अदालत के माध्यम से लगभग 5 लाख प्रकरणों का निस्तारण किया गया और 21 करोड़ रुपए से अधिक के अवार्ड पारित किए गए। ये आयोजन न्यायिक तंत्र को जनसुलभ और त्वरित न्याय की दिशा में सशक्त कदम माना जा रहा है। आज वर्ष की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 7 बेंचें बनाई गई हैं उदयपुर मुख्यालय पर और लगभग 10,000 लंबित प्रकरण और 20,000 प्रीलिटिगेशन के केस इसमें रखे गए हैं। साथ ही इसमें MB एक्ट के लगभग 11,000 के लगभग चालान जो हैं, जो कि टाइम बार्ड हो गए हैं, उनको वापस लेकर के सरकार की तरफ से लोगों को राहत प्रदान की जाएगी। और प्रीलिटिगेशन की बेंचों में बैंक, बीमा और AVNL, BSNL आदि के मुकदमे प्रीलिटिगेशन रखे गए, जिनमें पक्षकारों को जो विभागों द्वारा या बैंकों द्वारा जो छूट दी जा रही है, उनका लाभ देकर के उनके प्रकरणों का कम राशि में, जो आउटस्टैंडिंग राशि है उससे कम में राजीनामा करा करके उनके लिए राशि के मुकदमों का सेटलमेंट किया जा रहा है। और हमारी अन्य जो 7 बेंचें हैं उनमें पक्षकारों के MACT, फैमिली आदि के प्रकरणों का निस्तारण राजीनामा से
कराया जा रहा है और हमें उम्मीद है कि अधिक से अधिक लोग इन अपने प्रकरणों का राजीनामे से निस्तारण करके इस राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ प्राप्त करेंगे। देश में हाल ही में घोषित आपात स्थिति के मद्देनजर जिला कलेक्टर श्री रोहिताश्व सिंह तोमर ने जिलेवासियों से जनसेवा में सहयोग की अपील की थी। इस आह्वान पर जिले के नागरिकों ने शानदार उत्साह दिखाते हुए 1150 लोगों ने स्वयं सेवक के रूप में अपना पंजीकरण करवाया है। जिला प्रशासन ने इस जन भागीदारी को संकट की घड़ी में एकजुटता और सेवा भावना का उदाहरण बताया है। प्रशासन ने कहा है कि स्वयं सेवकों को आवश्यक दिशा निर्देश, प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध करवाए जाएंगे ताकि वे किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन का कुशलतापूर्वक सहयोग कर सके। जिला कलेक्टर श्री तोमर ने कहा, इस कठिन समय में नागरिकों का आगे आना हमारे लिए गर्व की बात है। ये समाज की जागरूकता और जिम्मेदारी का प्रतीक है। प्रधानमंत्री श्री विद्यालय योजना के अंतर्गत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अंता में नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण सत्र में अंता ब्लॉक के विभिन्न विद्यालयों से आए शारीरिक शिक्षकों एवं अन्य शिक्षकों को आपदा प्रबंधन से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश एवं व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया गया। इस अवसर पर शिक्षकों को नागरिक सुरक्षा, आपदा के समय त्वरित प्रतिक्रिया, प्राथमिक उपचार तथा बचाव कार्यों के बारे में जागरूक किया गया। इस अवसर पर ब्लॉक के कई विद्यालयों के शिक्षक उपस्थित रहे और उन्होंने प्रशिक्षण को अत्यंत उपयोगी और व्यवहारिक बताया। आयोजकों का कहना था कि इस तरह के प्रशिक्षणों से न केवल शिक्षक बल्कि छात्रों को भी सुरक्षित रहने और आपदा के समय सही निर्णय लेने में मदद मिलती है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बारां जिले की छबड़ा विधानसभा की, जहां छात्र छात्राओं को दिया गया आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण। वहीं आपको बता दें, राज्य सरकार के निर्देशानुसार बारां जिले की छबड़ा पंचायत समिति के खोपर ग्राम स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य छात्र छात्राओं को आपातकालीन परिस्थितियों में सजगता और सुरक्षा उपायों की जानकारी देना था। प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षक रईस खान ने इस दौरान विद्यार्थियों को बताया कि विपरीत परिस्थितियों जैसे भूकंप, आग या किसी अन्य आपदा के समय सायरन बजने पर किस प्रकार से सावधानी पूर्वक बचाव और राहत कार्य करना चाहिए। बात अब डी कुम्हेर जिले की नगर विधानसभा की। राज्य सरकार द्वारा नगर को बी श्रेणी की नगर पालिका में क्रमोन्नत कर एक बड़ी सौगात दी गई है। करीब 3.5 करोड़ रुपए की लागत से बने भव्य 3 मंजिला भवन का नामकरण स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय दामोदर गुप्ता के नाम पर किया गया है। ये भवन मेला मैदान के पास निर्मित किया गया है और सुविधाओं के मामले में ये प्रदेश की पहली नगर पालिका बन गई है। नए भवन में बेसमेंट, मीटिंग हॉल, चेयरमैन और अधिशासी अधिकारी के लिए अलग अलग कक्ष बनाए गए हैं। साथ ही कर्मचारियों के लिए भी अलग अलग ऑफिस रूम का निर्माण किया गया है, जिससे कार्य संचालन में सुगमता होगी। आवाम की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए भवन में लिफ्ट सिस्टम की सुविधा जोड़ी गई है। भवन के मुख्य द्वार के बाहर लॉन क्षेत्र में इंटरलॉकिंग की गई है और खाली स्थान पर हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से पेड़ पौधे लगाए गए हैं। राजस्थान सरकार के दिशा निर्देशों के तहत कामा उपजिला अस्पताल में आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। चिकित्सा विभाग ने प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना या किसी स्वास्थ्य संकट की स्थिति में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। आपातकालीन विभाग को सशक्त किया गया है, जिसमें 100 बेड में से 10 बेड विशेष रूप से आपातकालीन स्थिति के लिए आरक्षित किए गए हैं। अस्पताल में ब्लड स्टॉक की पर्याप्त व्यवस्था, आधुनिक जांच मशीनें तथा जीवन रक्षक दवाइयों का भरपूर भंडारण सुनिश्चित किया गया है। उपजिला अस्पताल में 24 घंटे चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाई गई है। चिकित्सा विभाग की इस तत्परता से आमजन में विश्वास की भावना मजबूत हुई है और ये पहल कामा क्षेत्र में स्वास्थ्य सुरक्षा को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार द्वारा अस्पतालों में जो विशेष सुरक्षा और विशेष तैयारी के लिए कहा गया है, उस स्तर पर तैयारियां हमारे यहाँ उपजिला अस्पताल कामा में तैयारियां हो रही हैं। उसके उपलक्ष्य में हमने स्पेशल बेड युद्ध कर्मियों के, युद्ध में जो घायल होंगे या कोई भी बात बढ़ेगी, किसी भी आपात स्थिति के लिए 10 बेड हर समय तैयार हैं और हमारी ब्लड स्टोरेज यूनिट में बेड तैयार है और यहाँ 24 आवर्स स्टाफ तैनात है और एम्बुलेंस 24 आवर्स के लिए तैयार है। डॉक्टर्स की सेवा 24 आवर्स के लिए है। हर स्थिति से निपटने के लिए अस्पताल में पूरी तैयारी है।
स्थिति को देखते हुए चिकित्सा विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है और जहाँ पर 3 एम्बुलेंस सुविधा और 10 बेड एक्स्ट्रा निर्धारित किए हैं, वैसे उप जिला स्वास्थ्य केंद्र में 100 बेडों का इंतजाम पहले से है और चिकित्सा विभाग के सभी कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं और दवाइयों का स्टॉक भी यहाँ पर भरपूर है। चिकित्सा विभाग के डॉक्टर DS सोनी ने बताया कि यहाँ पर चिकित्सा विभाग की तैयारियाँ हमने सरकार के आदेश अनुसार पहले ही पूर्ण कर ली हैं, जिसमें चिकित्सा विभाग हमेशा तत्पर रहेगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य भर में चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के अंतर्गत चित्तौड़गढ़ शहर में विशेष स्वच्छता अभियान जोर शोर से चलाया गया। जिला कलेक्टर श्री आलोक रंजन के निर्देशन में नगर परिषद द्वारा इस विशेष मुहिम के तहत शहर के विभिन्न हिस्सों में सफाई अभियान संचालित किया गया। अभियान के तहत कलेक्ट्री से लेकर परशुराम चौराहे तक की मुख्य सड़क और नाले नालियों की गहन सफाई की गई। इसके अतिरिक्त सफाई कर्मियों ने शहर में स्थित सार्वजनिक शौचालयों, स्मारकों, मूर्तियों और झाड़ियों की सफाई एवं छटाई भी की। इस पहल का उद्देश्य न केवल शहर की सुंदरता को बनाए रखना है, बल्कि लोगों में साफ सफाई के प्रति जागरूकता भी पैदा करना है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अलवर जिले की बानसूर विधानसभा की, जहां रामपुर कस्बे में 31वें श्री खाटू श्याम वार्षिक महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन के तहत महिलाओं ने आज एक विशाल कलश यात्रा निकाली, जो कस्बे में भक्तिमय माहौल में समर्पण और श्रद्धा का प्रतीक बन गई। महिलाएं बाबा के भजनों पर नाचते गाते हुए यात्रा के दौरान भक्ति की धारा में रमी हुई थी। यात्रा की शुरुआत खाटू श्याम मंदिर में पूजा अर्चना के साथ हुई और फिर ये यात्रा कस्बे के मुख्य मार्गों से होकर निकली। यात्रा के दौरान कस्बे वासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर महिलाओं का स्वागत किया और भक्ति का रंग पूरे कस्बे में फैल गया। भजनलाल सरकार के कार्यकाल में पीएम श्री विद्यालयों के माध्यम से छोटे बच्चों की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जहां बच्चों को निःशुल्क शैक्षणिक टूर के साथ साथ LKG से 5वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। साथ ही राजस्थान सरकार ने लगभग 14 लाख बच्चों को ड्रेस और बैग देने के लिए करोड़ों रुपए मंजूर किए हैं। सरकार ने स्कूलों में नई इमारतों और कक्षाओं का निर्माण भी कराया है, जिससे बच्चों को बेहतर शैक्षणिक माहौल मिल रहा है। ये हमारा विद्यालय इंग्लिश मीडियम स्कूल है और ग्रामीण परिवेश का विद्यालय। यहाँ के बच्चे इंग्लिश मीडियम की शिक्षा यहीं प्राप्त कर लेते हैं, इनको दूर दराज शहर में नहीं जाना पड़ता है। साथ में बहुत बड़ी बात यह है कि यहाँ पर बाल वाटिका संचालित है, जिसमें बच्चों को नर्सरी, LKG और UKG में इंग्लिश का बेस तैयार किया जाता है, यानी बच्चों का शुरुआती बेस तैयार हो जाता है। साथ ही में ये PM श्री स्कूल है और PM श्री की अनेक योजनाएं लागू होती हैं, जैसे बच्चों का शैक्षिक भ्रमण है। अब शैक्षिक भ्रमण के लिए इस बार हम बच्चों को आंगे का बांध दिखा के लाए थे और बिजोली जो है पौधशाला दिखा के लाए थे, धौलपुर में मचकुंड दिखा के लाए थे। तो ये बच्चों को एक काफ़ी मतलब सम्मेलन मिलता है इससे। इसके साथ में ट्रेनिंग ऑफ स्कूल का भी एक योजना है, जिसके अंतर्गत इस बार बच्चों को बाड़ी हाई सेकेंडरी स्कूल में बच्चों को काफ़ी लैब वगैरह दिखा के लाए थे। और नारायणपुरा स्कूल है जो धौलपुर का बहुत अच्छा स्कूल है, वहाँ बच्चों को लेके गए, स्टाफ भी गए, तो वहाँ की जो अच्छाइयाँ थी उनको लेके आए, उनको हम अपने विद्यालय पे लागू करेंगे। साथ में 21वीं सेंचुरी का भारत, इसके बारे में भी काफ़ी गतिविधियां हैं, जिसमें हम मीडिया को बुलवा करके, जैसे एडवोकेट या पुलिस विभाग से बुला करके, एक्सपर्ट टॉक के अंदर जो बड़े बड़े जानकार होते हैं उनको बुलाते हैं, प्रयोगशाला के जानकार और भी बहुत सारी जानकारी देने वाले आते हैं यहाँ पर। इसके साथ में सिटीजन ऑफ स्कूल यानी नागरिकता कौशल के संबंधित भी बच्चों को बहुत सारी ऐसी संवैधानिक गतिविधियां करवाई जाती है। एक्सपर्ट को बुला करके बच्चों को जानकारी दी जाती है। साथ में स्कूल में सेल्फी पॉइंट की व्यवस्था करवाई गई है, जिससे बच्चे मतलब उसमें पोस्टर लगा करके बच्चे अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इसके अलावा सभी बच्चों के लिए ID कार्ड और बैज की भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। साथ में जो खेल दिवस मनाया जाता है स्कूल के अंदर, जो गतिविधियाँ होती है वार्षिक, और सरकार 50,000 रुपये खेल सामग्री देती है, जिससे बच्चों को खेल सामग्री के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश और देश की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। जिला कलेक्टर श्री नीलाभ सक्सेना ने हिंडौन के राजकीय जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण कर चिकित्सा सुविधाओं का जायजा लिया। किसी भी आपात स्थिति में तत्काल उपचार सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अस्पताल प्रशासन को तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं। भारत पाक तनाव के बीच चूरू जिला कलेक्टर श्री अभिषेक सुराणा ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। चूरू जिले की संवेदनशील भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आगामी 2 माह तक संपूर्ण जिले में ड्रोन, पटाखे, लेजर लाइट, नियॉन लाइट बिना अनुमति फायर का उपयोग न करने के आदेश जारी किए हैं। सभी चूरू वासियों से मेरा निवेदन है कि आज दिनांक 10 मई 2025 को सुबह 11 बजे पुनः ग्रीन अलर्ट जारी कर दिया गया है। किसी तरह से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसी भी स्थिति बनेगी हम आपको अलग अलग संचार माध्यमों से सूचित करने का समय पे प्रयास करेंगे। वर्तमान में हमने ड्रोन पे पाबंदी लगाई है कि किसी भी तरह के ड्रोन या फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को हम परमिशन नहीं दे रहे हैं। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन रहेगा कि आने वाले समय में ड्रोन्स ना उड़ाएं, ड्रोन उड़ाने से बचें। डूंगरपुर के 84 में राष्ट्रीय लोक अदालत शिविर का आयोजन तालुका अध्यक्ष जज श्री हरीश मैनारिया की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें कोर्ट में लंबित कई मामलों का आपसी रजामंदी से निस्तारण किया गया। साथ ही बैंक रिकवरी, विद्युत विभाग संबंधित प्रकरणों का भी निस्तारण किया गया। इस लोक अदालत शिविर में 100 से ज्यादा समस्याओं का निस्तारण किया गया। भरतपुर में भजनलाल सरकार द्वारा यूनानी चिकित्सा को बढ़ावा देना आम जन के लिए लाभदायक सिद्ध हो रहा है। सरकार ने यूनानी चिकित्सा केंद्रों को बेहतर संसाधन उपलब्ध करवाए हैं, जिससे फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, कमर व जोड़ दर्द से पीड़ित मरीजों को राहत मिल रही है। मोबाइल की लत और स्किन रोगों के लिए लीच थेरेपी कारगर साबित हो रही है। सरकार द्वारा हिजामा केंद्रों को संसाधन देने से मरीजों को और अधिक लाभ मिल रहा है। ये पद्धति अब वरदान बनती जा रही है। हमारे पास डेली की ओपीडी जो रेट है वो हमारी 80 से 90 की ओपीडी होती है डेली की। उसमें हमारे पास जो ज़्यादातर पेशेंट आते हैं वो मस्कुलोस्केलेटन से रिलेटेड पेशेंट ज़्यादा आते हैं। उसके अलावा हम लोग के पास आते हैं ये डाइजेस्टिव गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पेशेंट जो होते हैं वो भी बहुत है। स्किन डिजीज़ के पेशेंट हमारे बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे हम अलग अलग तरह की थेरेपीज़ कर रहे हैं। कपिंग थेरेपी होती है जिसके 3 टाइप्स की होती है, ड्राई कपिंग, वेट कपिंग, और उसके अलावा हम फायर कपिंग भी यहाँ पे करते हैं। उसके अलावा स्किन डिजीज़ के लिए यहाँ पे हम लीच थेरेपी करते हैं, मेडिसिन देते हैं, और वेनेसेक्शन होता है यहाँ पे फसद, जो वेरिकोज वेन वगैरह के लिए, उसके लिए हम फसद करते हैं यहाँ पे। और उसके अलावा हमारे पास शॉर्ट वेव डायथर्मी है, हीटिंग पैड की थेरेपीज़ हैं, बहुत सी थेरेपीज़ हैं। अकॉर्डिंग टू पेशेंट उसकी रिक्वायरमेंट क्या है वो हम करते हैं। मैक्सिमम हमारे जो केसेस हैं यहाँ पे वो मस्कुलोस्केलेटन से रिलेटेड है, मतलब ये गठिया वाले हुए, हाथ पैरों के दर्द, घुटनों के दर्द, ये सारे पेशेंट हमारे यहाँ पे ज़्यादा आते हैं। इनका हमारा ट्रीटमेंट का ये है कि दवाएं होती हैं, उसके अलावा हम लोग थेरेपी के लिए डेली बुलाते हैं यहाँ पे। तो पेशेंट है अकॉर्डिंग टू उसकी नीड फिर थेरेपी आगे पीछे होती रहती है। कभी ड्राई कपिंग हो रही है, फिर कभी वेट कपिंग करते हैं अगर रिजल्ट में हमें लगता है कि इतना नहीं आ रहा है। मिनिमम महीना भर हम एक पेशेंट को बुलाते हैं। और टू बी ऑन अ सेफ साइड हमारे 80% पेशेंट जो हैं वो पॉजिटिव रिस्पॉन्ड देके जाते हैं। परेशानी थी मुझे, पीठ में दर्द रहता था 3 साल से मुझे, अब मुझे 50% आराम है। राज्य सरकार बहुत धन्यवाद है, निःशुल्क इलाज चल रहा है। सीकर जिले के खाटू श्याम जी कस्बे में मौसम में हो रही बदलाव और उससे जुड़ी बीमारियों की रोकथाम को लेकर राज्य सरकार सतर्क है। इसी कड़ी में संयुक्त निदेशक डॉक्टर SN धौलपुरिया ने उप जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और चिकित्सा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने OPD, टीकाकरण, प्रसव सेवाएं, आपातकालीन किट, दवाइयों की उपलब्धता, सफाई, पीने के पानी, कूलर, पंखे आदि सुविधाओं का जायजा लिया। अभी ये अपग्रेडेशन हुआ है। इंचार्ज साहब को मैंने यही कहा है, जो भी आपके पास डिजेंट नहीं है, जो इक्विपमेंट नहीं है, वो जल्दी से आप MRS की मीटिंग बुला के उनका क्रय करवाएं और क्रय करा के सभी जांचें स्टार्ट करवाएं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसी महीने ये मीटिंग बुला के जो ADM साहब की अध्यक्षता में होगी उसमें निर्णय लेके पूरी जांचें कराएंगे। आपने निरीक्षण किया है, इसमें क्या क्या आदेश देखे जा रहे हैं? निरीक्षण में इनकी दवाइयों की जो उपलब्धता है वो देखिए, हमने दवाइयों की उपलब्धता सफिशिएंट है इनके पास, उपलब्धता मेंटेन रखें। साथ ही इनके पास किसी इशूज़, जो स्टाफ की कमी वाला इशू भी नहीं है, मेंटेन रखें और आए हुए मरीजों को समय पे इलाज मिले, इसके लिए मैंने इनको निर्देश दिया। यहाँ ऑपरेशन थिएटर है, सर्जन और तक डॉक्टर भी नहीं है, वो प्रपोजल हम भेजेंगे, सरकार के नोटिस में लाएंगे। आज की मीटिंग, आज विजिट किए हमारे उच्चाधिकारी जो जयपुर में बैठते हैं उनको नोटिस में लाएंगे इस चीज़ के लिए। साथ ही हमारे जो निक्षय मित्र TB
प्रोग्राम के समय में चलता है, उसके लिए भी इनको कहा है MRS की मीटिंग में उसका भी रिव्यू करवाएं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार श्री माधोपुर में द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। एडीजी गीता पाठक की अध्यक्षता में श्री माधोपुर न्यायिक क्षेत्र में 3 बेंचों का गठन किया गया। लोक अदालत में कई मामले चिन्हित किए गए, जिनका समय पर निस्तारण किया गया। सीकर किक बॉक्सिंग एसोसिएशन के तत्वावधान में श्री माधोपुर के सुंदर वाटिका परिसर में पहली बार जिला स्तरीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें जिले भर से आए लगभग 60 खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया और शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता का शुभारंभ पूर्व सांसद श्री सुविधानंद सरस्वती व अन्य अतिथियों ने किया। विजेताओं को मेडल व पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। फतेहपुर के कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ, जिसमें राजीनामा योग्य मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया गया। इस लोक अदालत में 2 बेंचों का गठन किया गया। प्री लिटिगेशन मामलों में विभिन्न बैंकों, BSNL और अजमेर विद्युत निगम से जुड़े लगभग 90 प्रकरणों में 26 लाख रुपए से ज्यादा की वसूली हुई। लोक अदालत के जरिए लोगों को शीघ्र व सुलभ न्याय उपलब्ध करवाया गया। न्यायालय में जो केसेस पेंडिंग रहते हैं, उनमें भी हमारा प्रयास रहता है कि विशेष रूप से पारिवारिक मामले जिनमें दोनों पक्षों को बुलाकर और समझाइश के द्वारा केसेस का निपटारा किया जाता है। और इसमें फतेहपुर में हमेशा से लोगों के द्वारा काफी बढ़ चढ़कर भाग लिया जाता है। बीकानेर पश्चिम से विधायक श्री जेठानंद व्यास ने PBM अस्पताल में स्थापित वार हॉस्पिटल का अवलोकन किया। उन्होंने वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखने के आदेश दिए। इस संबंध में अस्पताल की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी। वार हॉस्पिटल में ICU और जनरल के लगभग 70 बेड आरक्षित किए गए हैं। PBM गया, PBM में जो ICU के बेड है वहाँ की व्यवस्था देखी और MCH में जो नए बूथ रखे हैं, नए पलंग लगाए हैं, नया ICU किया है, तो वहाँ की विस्तृत देखी। तो वहाँ पर बहुत अच्छा उन्होंने व्यवस्था की है, लेकिन AC लगा नहीं था। तो उनसे बात की है, प्रिंसिपल से बात की है, उन्होंने कहा कि आज AC लग जाएंगे, सारे ऑर्डर किए। ऊपर उसके ऊपर 40 बेड ऐसे हैं जनरल लगाए हुए हैं। तो सारी व्यवस्था देखी। ब्लड बैंक के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया 4000 यूनिट तक की हमारे पास कैपेसिटी है और 1500 के लगभग उनके पास उस समय ब्लड था। बाकी हमने उनसे कहा है तो उनके पास जो सूची आई है, जो ब्लड डोनेशन करने जा रहे हैं, तो 4000 से ऊपर जा रही है उस सूची के अनुसार। तो 4000 उनके रखने की कैपेसिटी है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में वन्य जीव संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास सफल होते नजर आ रहे हैं। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क अब पर्यटकों की पसंदीदा जगह बनता जा रहा है, जहां शेर, शावक, भीम और स्कंदी का पहला जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर स्कूली बच्चों के साथ केक काटा गया और सभी ने इन शावकों की चंचलता का आनंद लिया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पार्क के संरक्षण और विकास से जुड़े कार्य निरंतर जारी है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार प्रदेश भर में आपातकालीन परिस्थितियों के मद्देनजर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई है। इसी क्रम में ब्यावर जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जन जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया और अफवाहों से बचने की अपील की गई। व्यापारियों से रात 8 बजे के बाद अनावश्यक लाइटिंग बंद करने का अनुरोध किया गया। साथ ही आपात स्थिति में क्या करें और क्या न करें, इस पर जागरूक करने के निर्देश दिए गए। जब भी जिसकी जरूरत महसूस हो तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसी की क्या भूमिका रहेगी, ये एक तरह से जिसे कहते हैं कि आप अभ्यास मीटिंग कह सकते हैं। हमने व्यापार संगठन के लोगों को बुलाया ताकि वो अपने अपने लोगों को ये ताकीद कर सकें कि जब ब्लैकआउट घोषित हो तो पूर्णतया ब्लैकआउट कैसे करना है और स्वेच्छा से करना है। ब्लड यूनिट की जरूरत पड़ेगी तो CMHO साहब को कहा है, सबके नंबर मांगे गए। हर कॉलेज, हर स्कूल, वहाँ पर लड़के और लड़कियों की PTI के जितने भी हैं, इनके 25-25 के ग्रुप मांगे गए। जितने भी प्राइवेट सीमेंट कंपनी हैं उनसे कहा गया है कि अपने 25-25 सुरक्षा कर्मियों की लिस्ट जो हर समय तैयार रहे हमें उपलब्ध कराएं। बस एक तरह से यह है कि हम अलर्ट मोड पर हैं।
ब्यावर में आपातकालीन परिस्थितियों को लेकर जिला प्रशासन की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जहां मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के तहत जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत की अध्यक्षता में ये बैठक जिला सभागार में संपन्न हुई। बैठक में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। गांवों में साइबर अटैक को लेकर जागरूकता फैलाने, अफवाहों से बचने व ग्राम वासियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। ये मीटिंग एक प्रिपरेशन करने के लिए रखी है, आप लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए रखी है। आप लोग सभी न्यूज़पेपर्स में पढ़ रहे होंगे, मीडिया में देख रहे होंगे, सोशल मीडिया में पढ़ रहे होंगे कि जो परिस्थिति अभी इस समय पे हमारे बॉर्डर्स पे है, जिस तरह का एनवायरनमेंट अभी है, क्योंकि जो पहली लाइन ऑफ डिफेंस होती है वो आर्मी होती है, जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होती है वो पुलिस, जिला प्रशासन होता है, और उनके जो हेल्पिंग हैंड्स होते हैं वो एनसीसी होते हैं, स्काउट गार्ड्स होते हैं, एनएसएस होते हैं, पीटीआईज होते हैं। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए आज आप सभी को बुलाया है। आपका बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। आप लोगों से पूरी मदद की अपेक्षा रहेगी और ये उम्मीद की जाती है कि जिस तरीके से इंडिया इस मोमेंट पे प्रोएक्टिव है, उसी प्रोएक्टिवनेस को आप भी दिखाएंगे। अगर आपको कोई भी आदेश दिया जाता है, कोई भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन किया जाता है, तो उस पे पूरी प्रोएक्टिवनेस दिखाते हुए आपको काम करना है। कोई चीज किसी को कहते हैं तो तुलनात्मक रूप से लोग उस पर ज्यादा विश्वास करते हैं, तुलनात्मक रूप से। इसलिए आप कोई भी सोशल मीडिया पर अपना स्टेटस लगा रहे हो, कोई स्टोरी डाल रहे हो, या किसी व्हाट्सएप ग्रुप में कोई चीज आप शेयर कर रहे हो, उतावलेपन में ना शेयर करें, ठीक है? क्योंकि सुबह से हमारे पास 10 फोन आ गए, साहब फला जगह आवाज आई, फला जगह आवाज आई। तो ये चीजें ऐसी होती हैं, जो अफवाह होती है ना, वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 और फैलती जाती हैं। आप और हम पहले जो परिस्थितियां होती थी और जो आज परिस्थितियां हैं, उनमें दिन रात का अंतर आ गया। सोशल मीडिया प्लस जो साइबर वर्ल्ड है, वो भी एक वारफेयर और बैटलफील्ड है, समझ रहे हो ना? तो ऐसी कोई चीज या कोई भी सामग्री आपको नहीं फैलानी है जो संदिग्ध हो और जिसकी विषय वस्तु जांची परखी नहीं हो। डिडवाना में जिला कलेक्टर श्री पुखराज सैन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन को लेकर नोडल अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में हाल ही में हुई मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट की समीक्षा की गई तथा सभी जरूरी सेवाओं की तैयारियों पर चर्चा हुई। कलेक्टर ने पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, दूरसंचार, खाद्य सामग्री सहित 12 प्रमुख सेवाओं के नोडल अधिकारियों को सतर्क रहने और तत्परता बनाए रखने के निर्देश दिए। डिडवाना जिले के कुचामन न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष एवं एडीजे ने अधिवक्ताओं की मौजूदगी में लोक अदालत का शुभारंभ किया। न्यायालय व राजस्व न्यायालय के लंबित तथा प्री लिटिगेशन मामलों के लिए 2 बेंच गठित की गई, जिनमें हजारों प्रकरणों का आपसी सहमति से निपटारा किया गया। विद्युत, जलदाय, दूरसंचार, बैंक और बीमा कंपनियों से जुड़े मामलों में भी समझाइश कर राजीनामे करवाए गए। लोक अदालत में राजीनामे से निस्तारण किया जाता है। अगर हम कोर्ट में मेरिट पे केसेस करते हैं तो उसकी अपील होती है, फिर एडीजे कोर्ट में अपील होती है, फिर हाई कोर्ट में अपील होती है, और पक्षकार को अगर उससे भी संतुष्टि नहीं मिलती तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो इन सारे प्रकरणों को निस्तारण अगर लोक अदालत से हो सके तो आगे की दुश्मनी भी खत्म होती है और न्याय करने में आसानी होती है, और उनको सही से राजीनामे के आधार पर उनको मिल जाता है, अपने न्याय का निस्तारण हो जाता है, न्याय के प्रकरण का निस्तारण हो जाता है। आज लोक अदालत में हमने पहले 1400 प्रकरण प्री लिटिगेशन में रेफर किए थे, जिसमें से 400 का निस्तारण हुआ है, जिसमें सभी का प्रयास रहा है, बैंक वालों का, सबका, जेबीएनएल का, एडीजे साहब का, सबका, तहसीलदार साहब का, सबका सहयोग रहा, जिससे सारे मुकदमे
का राजीनामे से निस्तारण हो चुका है और मेरे की कोर्ट के जो एसीजेएम कोर्ट है उसका 70 केसेस का निस्तारण हुआ है, जिसमें से 20 प्रकरण एनआई एक्ट के हैं। तो राजीनामा होने से आगे की जो जटिलता है वो भी खत्म होती है। लोक अदालत की मूल भावना है, न कोई जीतता है न कोई हारता है। जो भी पक्षकार यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर उपस्थित न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्तागण और जो अन्य व्यक्ति जो यहाँ उपस्थित होते हैं, उनके माध्यम से हम उनसे काउंसलिंग करते हैं, उनको समझाइश का प्रयास करते हैं और मैक्सिमम जो केसेस लोक अदालत में रखते हैं उनको निपटाने का पूरा प्रयास करते हैं। जैसा कि आज की लोक अदालत में आप देख रहे हैं कि बहुत से जो पक्षकार यहाँ आए हुए हैं, बिजली बोर्ड वाले आए हुए हैं, बैंक वाले आए हुए हैं और जो दोनों कोर्ट्स में जो नियमित जो केसेज है उनकी सुनवाई के भी जो पक्षकार है वो यहाँ आए हुए हैं और उनमें हम केसेस की सुनवाई करके उन पक्षकारों को सुनकर और राजीनामा उनसे करवा रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं, जिनसे राजीनामे काफी हो रहे हैं। अगर कोर्ट में बात करें तो एडीजे कोर्ट कुचामन में अब तक 20 मुकदमों का निशान हो चुका है, जिसमें मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के जो केसेज है उसमें लगभग 30 लाख रुपए के अवार्ड फाइल किए जा चुके हैं। और अभी लोक अदालत में जैसे कि आप बाहर भीड़ देख रहे हैं, काफी संख्या में जो पक्षकार आए हुए हैं और उनमें समझाइश के प्रयास कर रहे हैं और हो सकता है कि शाम तक इससे ये जो फिगर है वो काफी बढ़ जाए और इनसे आदमी को खूब जो फायदा मिलता है। उदाहरण के तौर पर खारिया गांव के 2 भाई के बीच में रास्ते का विवाद हो गया था, उनको आज नोटिस जारी किए गए, लोक अदालत में उनको बुलाया गया, प्री लिटिगेशन में उनका मामला दर्ज किया गया, उनको समझाइश के प्रयास किए गए। दोनों भाई स्वेच्छा से उन्होंने राजीनामा होना स्वीकार किया। लोक अदालत की भावना से जो प्रकरण है उसको यही डिस्पोजल किया और जो रास्ते का जो विवाद था उसको उन्होंने समाप्त कर दिया है। इसलिए लोक अदालत की भावना में जो पक्षकार यहाँ आते हैं उनको समझाइश के प्रयास करके देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए भजनलाल सरकार ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों से सटे जिलों के अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्थाओं को अलर्ट मोड पर रहने के आदेश जारी किए हैं। सरकार की इन दिशा निर्देशों के तहत जिला अस्पताल में किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए उपचार सुविधाओं की पूर्ण व्यवस्थाएं की गई है। अस्पताल में पर्याप्त उपचार सुविधा के साथ वार्ड की शुरुआत की गई है। भजनलाल सरकार व जिला कलेक्टर के निर्देश पर लूणकरणसर पंचायत समिति सभागार में आपातकालीन स्थितियों की तैयारी को लेकर खंड स्तरीय अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और उद्यमियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आपदा की स्थिति में सामुदायिक भवनों, खाली सरकारी और निजी भवनों को उपयोग में लेने पर चर्चा की गई। उपखंड क्षेत्र के विभिन्न विभागों के अधिकारियों को आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश भी दिए गए। माहौल बहुत पॉजिटिव है। जो अभी हीट वेव और आपातकाल को देखते हुए हम बीकानेर जिले के ग्रामीण इलाकों और बॉर्डर एरिया का निरीक्षण करने जा रहे हैं। इसमें हमारे साथ हमारे बीसीएमओ बीकानेर डॉक्टर रमेश गुप्ता जी, डीपीएम सुशील जी और यहाँ के पीएमओ डॉक्टर मांजू जी हम साथ हैं और हमने यहाँ की उप जिला अस्पताल का भी निरीक्षण किया है और साथ में हमने यहाँ के एसडीएम से, प्रधान जी से यहाँ से मुलाकात करके यहाँ की हॉस्पिटल की सुचारू व्यवस्था चालू करने के लिए इसमें डिस्कस किया है और इसमें कैसे व्यवस्था को सुधार सकते हैं और कैसे आम लोगों को, जनता को फायदा हो सके और आपातकाल स्थिति में वो सारे गंगापुर सिटी में तालुका विधिक सेवा समिति के तत्वावधान में द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। तालुका सचिव सोना गोयल ने बताया कि 2 बेंचों का गठन कर आपसी सहमति से विवादों का निपटारा किया गया। लोक अदालत में 300 से ज्यादा मामलों का निस्तारण हुआ। इसमें विभिन्न न्यायालयों के लंबित व प्री लिटिगेशन स्तर के मामलों का समाधान किया गया। सेवा प्राधिकरण की ओर से ये द्वितीय लोक अदालत 2025 की, जहाँ पर एनआई का मुकदमा, लिटिगेशन मैटर्स, राजस्थान पर होने के चांसेस हैं वो रखे जा रहे थे। ज़्यादा से ज़्यादा निपटारा किया जा रहा है। अभी तक हमारा फर्स्ट फेज चालू है और लंच के बाद हमारा सेकंड फेज पड़ा। फर्स्ट फेज में अभी तक हम 45 से 40 प्रकरण कोर्ट में जो लंबित है वो निपटा चुके हैं और प्री लिटिगेशन में भी हमारा वही फिगर आ रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार किया गया है ताकि लोग इस प्लेटफॉर्म पर आए और विवादों का निपटारा संप्रेषण के साथ निपटाएं। देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए गंगापुर सिटी में स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इसमें जाट बड़ौदा पंचायत के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के विद्यार्थी व स्टाफ शामिल हुए। आपातकालीन स्थिति में कैसे बचाव करना है इसकी जानकारी भी दी गई। सभी ने मॉक ड्रिल में भाग लेकर आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण लिया।
बांदीकुई में पहला 33 केवी क्षमता का सोलर ऊर्जा प्लांट का उद्घाटन विधायक श्री भागचंद टांकड़ा ने किया। इस प्लांट से बडियाल कला बिजली सब स्टेशन के 12 फीडरों से जुड़े 300 से ज्यादा किसानों को फायदा होगा। बिजली निगम अब किसानों को रात की जगह दिन में सिंचाई के लिए बिजली देगा। सप्लाई सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगी। प्लांट में 3.10 मेगावाट बिजली उत्पादन का सिस्टम लगा है। इससे रोजाना करीब 12,000 यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर अलवर जिले में लू व ताप घात से निपटने को लेकर चिकित्सालय में व्यवस्थाओं की जांच करने के लिए अधंता निवारण समिति के संयुक्त निदेशक डॉक्टर दिनेश पारेख राजगढ़ के दौरे पर रहे। उन्होंने राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के महिला व पुरुष चिकित्सालय का निरीक्षण किया और लेबर रूम में साफ सफाई व पुरुष चिकित्सालय में ऑपरेशन थिएटर, ब्लड स्टोरेज यूनिट, पेयजल सप्लाई सहित दवाइयों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश पारेख, ज्वाइंट डायरेक्टर ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम हूँ। सरकार ने मुझे अस्पताल के सर्वे के लिए अलवर भेजा हुआ था। स्पेशली हम लोग इसलिए ज़िले के अंदर आए कि यहाँ पे लू ताप घाट की व्यवस्थाएं देखना थी। अस्पतालों में दवाइयाँ उपलब्ध है या नहीं है उसको देखना था। लेबोरेटरी में जांचें पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, या अस्पताल में कोई अव्यवस्थाएं तो नहीं हुई है। उनके लिए स्पेशल सर्वे के लिए हमें यहाँ ज़िले में भेजा गया था। अलवर के इस अस्पताल का, अलवर ज़िले के राजगढ़ अस्पताल का सर्वे करने पे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया है। कुछ व्यवस्थाएं जो इंचार्ज को बोल दिया गया है उसको सुधार कर दिया जाएगा और उसके बारे में हायर अथॉरिटी को बता दिया जाएगा। इसके आगे से जो पूर्व में जो शिकायतें आ रही थी, जो मरीजों को दुविधा या परेशानी आ रही थी, उनका निस्तारण जल्दी कर दिया जाएगा। और इमरजेंसी में चिकित्सक की जिस तरह से मुझे बताया गया था कि इमरजेंसी में, तो उसके लिए डायरेक्शन दे दिए गए हैं। अराउंड द क्लॉक इमरजेंसी में आपको डॉक्टर उपलब्ध करा दिया जाएगा। बॉर्डर इलाकों की हालत देखते हुए झुंझुनू की चिकित्सा सुविधाओं को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। झुंझुनू की राजकीय जिला बीडीके अस्पताल से 2 चिकित्सक और 10 फार्मासिस्ट के साथ 100 यूनिट ब्लड रिजर्व रखने के लिए हनुमानगढ़ भिजवाया जाएगा। इसके अलावा जब भी ब्लड की मांग होगी, उसकी आपूर्ति के लिए 24 घंटे स्वैच्छिक रक्तदान सेवा की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। आपदा प्रबंधन के मद्देनज़र रखते हुए जो ब्लड सेंटर्स हैं उनके अंदर आवश्यक स्टॉक रखने के निर्देश प्राप्त हुए और सीमावर्ती ज़िलों में जो स्टॉक है उसमें से कुछ ब्लड वहाँ भेजने के निर्देश प्राप्त हुए। इसी के तहत हमने हनुमानगढ़ के लिए ब्लड भेजने की तैयारी की है और उसी के साथ यहाँ पे भी प्रतिदिन ब्लड कैंप है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसमें 24/7 कोई भी आमजन राष्ट्रहित में ब्लड डोनेशन कर सकता है। ये ब्लड राष्ट्रहित में काम आ सकेगा आमजन के। अभी लगभग 100 यूनिट्स की डिमांड है, तो हम कोशिश कर रहे हैं सबसे एकत्रित करके, और आगे भी वॉलंटरी डोनेशन को बढ़ाया जाएगा। जो स्वैच्छिक डोनेशन प्राप्त होगा उसी के अनुसार अपन भेजते रहेंगे। अपने पास तो स्थायी अस्पताल ही है जो कि चल रहा है और उसके अंदर सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई हैं। ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, दवाइयाँ हैं, आपूर्ति हैं, स्टाफ है, इनको सुसज्जित तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से जारी रखा जा रहा है। हाँ, एक्स्ट्रा फिलहाल तो अभी बेड हैं वो उतने फुल नहीं हैं। अगर आवश्यकता पड़ी तो इनका विस्तार किया जाएगा। जेपी जानू में मॉक ड्रिल के तहत अचानक से एक मॉक ड्रिल की गई थी कि अचानक से अपने को कोई भी स्कूल या किसी धर्मशाला ऐसी लोकेशन में अल्प समय में अस्पताल तैयार किया जाए। वो एक अपन ने मॉक ड्रिल उस टाइम में की गई थी, जिसमें इंटर्न, रेजिडेंट डॉक्टर, स्टाफ इनके सहयोग से ऑक्सीजन सिलेंडर्स और बेड लगा करके तैयार किया गया था। वो एकदम अस्थायी तौर पे एक तात्कालिक व्यवस्था के तौर पर रिहर्सल की गई थी। जो संसाधन और इनके तहत जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो अल्प समय में अस्पताल तैयार करने में सक्षम नहीं, वो रिहर्सल के तौर पर मॉक ड्रिल पर था। ये आवश्यकता होने पर राज्य सरकार द्वारा समय समय पर चिकित्सकों के आदेश जारी किए जा रहे हैं। उसी के तहत अपन तो मेडिकल कॉलेज से 2 चिकित्सक गए हैं हमारे यहाँ से गंगानगर के। फार्मासिस्ट का भी आदेश अभी आया बता रहे हैं, तो मैं उसको रिव्यू कर रहा हूँ। देखना पड़ेगा संख्या उसमें राज्य सरकार द्वारा
दिन रात इस तरह की स्थिति को मॉनिटर किया जा रहा है। चूरू जिले के तारानगर के पंचायत समिति सभागार में राज्य सरकार के निर्देशों के संबंध में एसडीएम श्री राजेंद्र कुमार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में ब्लैकआउट के संबंध में जानकारी दी गई व किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस का पालन करने के निर्देश दिए गए। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के अवसर पर जवाहर कला केंद्र में उनकी प्रसिद्ध नाटक चित्रांगदा का मंचन हुआ। प्रस्तुति में मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा और अर्जुन की प्रेम कथा को आत्मिक सुंदरता के महत्व के साथ प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया। नाटक शारीरिक आकर्षण से परे आत्मिक सौंदर्य की खोज पर केंद्रित था। प्रस्तुति में संगीत, प्रकाश और परिधान सभी ने मिलकर नाटक को प्रभावशाली बनाया। डेगाना थाने में एसडीएम श्री ओम प्रकाश मात्रा की अध्यक्षता में सीएलजी सदस्यों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में ब्लैकआउट के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों पर चर्चा की गई। एसडीएम ने आपातकालीन स्थिति में आग से बचाव के लिए विशेष निर्देश दिए और कहा कि घरों में पानी की बाल्टियां भरकर रखें। साइबर सुरक्षा पर जोर देते हुए उन्होंने अनजान व्यक्तियों द्वारा भेजे गए लिंक या फाइल न खोलने की सलाह दी। डेगाना वासियों के जो मौजूद जितने भी व्यक्ति वगैरह है तो उनकी आज सीएलजी मीटिंग वगैरह ली गई और सीएलजी मीटिंग में चूँकि सीएलजी सदस्य है वो आमजन और प्रशासन के बीच में एक पुल का काम करते हैं, तो उनके माध्यम से जनता में यही अपील की गई कि ब्लैकआउट क्या होता है, ब्लैकआउट के जो भी नॉर्म्स वगैरह होते हैं, जो गाइडलाइन होती है, तो उनकी आम जनता अच्छे से उनकी वो क्या पालना वगैरह करें। ब्लैकआउट के तहत जब भी सायरन वगैरह बजे तो सायरन के तहत वो जैसे भी उनके घर में वो लाइटें वगैरह है तो उनको वो बंद करनी होती है, प्रकाश के जो भी सोर्स वगैरह है तो बंद करनी होती है। तो वो जनता में अच्छे से ये भावनाएं हैं, ये जो मैसेज है ये जनता में अच्छे से फैले, इसलिए आज सीएलजी मीटिंग वगैरह फैलाई थी। बाकी मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार की पैनिक की स्थिति नहीं है और वे बिल्कुल शांति और सहज से अपना आमजन का वो कार्य है वो करते रहें। प्रशासनिक स्तर पर क्या तैयारियां हैं? नहीं, प्रशासनिक स्तर पर हमारे द्वारा ग्राम स्तर पर अलग अलग प्रकार की कमेटियां वगैरह भी वो बनाई गई है, जिसमें पटवारी है, ग्राम सेवक है, सरपंच साहब है, एएनएम है, सीएचओ है, तो वो सभी ग्रास रूट के ऊपर वो काम वगैरह करेंगे और कोई भी विषम परिस्थिति यदि पैदा होती है तो उनका वो सोल्व वगैरह वो भी करेंगे। इसके अलावा उत्खंड स्तर पर हमने एक टीम वगैरह भी बना रखी है, एक नागरिक सुरक्षा सिविल डिफेंस की टीम भी बना रखी है, तो उनको भी अलग अलग प्रकार के जो दायित्व हैं वो हमने सौंपे हैं। ऐसा है कि आज श्रीमान एसडीएम साहब के नेतृत्व में थाने पे सीएलजी का मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें आम व्यक्ति को जो वर्तमान हालातों से रूबरू कराया जाकर किस प्रकार से सुरक्षित रहना है उसके बारे में बताया गया, ताकि आम व्यक्ति तक उन सीएलजी सदस्यों के माध्यम से वार्ता चली जाए। जैसे कि अगर ब्लैकआउट वगैरह की स्थिति आती है तो सायरन बजाया जाएगा, उस समय अपन को उसके नियमों की पूरी पालना करनी है। इसी के साथ हमने पुलिस प्रशासन के स्तर पर रात्रिकालीन हमने गश्त वगैरह बढ़ाई है और जगह जगह फिक्स पिकेट भी लगा दिए गए हैं और समय समय पर संदिग्ध लोगों को चेक करना, होटल ढाबे वगैरह चेक करना, ये भी हमारी तरफ से कार्रवाई करवाई जा रही है। और डेगाना जंक्शन क्योंकि अपने भारतवर्ष को जोड़ता है, इसको देखकर हमने रेलवे जो स्टाफ है उनके साथ भी मिलकर वहाँ पर माकूल गश्त करवा रहे हैं। उदयपुर जिला कलेक्टर श्री नमित मेहता की अध्यक्षता में जिला झील संरक्षण एवं विकास समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जयसमंद झील के संरक्षण के लिए जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया। झीलों में पेट्रोल या डीजल इंजन से संचालित नावों को 15 अगस्त तक सोलर या इलेक्ट्रिक इंजन में कन्वर्ट करवाने के निर्देश दिए। साथ ही पंच गौरव में शामिल फतेह सागर और पिछोला के सौंदर्यीकरण की बात कही। जिला परिषद में जिला प्रमुख श्री भागीरथ राम चौधरी की अध्यक्षता में साधारण सभा की बैठक हुई। जिला प्रमुख ने विभिन्न क्षेत्रों से आए जिला परिषद सदस्यों की समस्याएं सुनते हुए उनके निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं को गंभीरता से सुनकर उनका त्वरित गति से समाधान किया जाए। धौलपुर के राजाखेड़ा में द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। ये आयोजन सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री आकाश शर्मा की अध्यक्षता में हुआ। इसमें बेंचों का निर्माण किया गया, जहां 60 से ज्यादा मामलों का निस्तारण किया गया। इसके अलावा राजस्व न्यायालय के 15 मामलों का भी समाधान हुआ। कार्यक्रम में कई अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन राजाखेड़ा के न्यायालय के परिसर में किया गया, जिसमें
विद्युत विभाग राजाखेड़ा की तरफ से सभी उपभोक्ताओं को डीसी, पीडीसी और बीसीआर में लगभग 4000 नोटिस वितरित किए गए थे, जिन पर लगभग 7 करोड़ के आसपास बकाया है। अभी 11 साढ़े 11 तक में लगभग 150 उपभोक्ताओं द्वारा 15 लाख की राशि जमा कराकर जो भी पीडीसी, डीसी, बीसीआर में लोक अदालत में जो भी छूट है उसका फ़ायदा उठाकर लोगों द्वारा पैसे जमा कराए जा रहे हैं। और अभी भी न्यायालय परिसर में भीड़ लगी है। लोग सभी उपभोक्ताओं से अपील है कि इस लोक अदालत का लोग फ़ायदा उठाएं और विद्युत चोरी से बचने के लिए जो भी उनका पुराना बकाया है उसको जमा कराते हुए विभाग में नए कनेक्शन के लिए अप्लाई करें। कनेक्शन उनको तुरंत दिया जाएगा और विद्युत चोरी ना करें। लोक अदालत के बाद जिनका भी पीडीसी, डीसी का पैसा बकाया है उनके घरों की चेकिंग की जाकर नियम नियमानुसार उन पर कार्रवाई की जाए। जिला कलेक्टर श्री लोक बंधु ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में आपात स्थिति से निपटने की पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ज्योत्सना रंगा ने बताया कि मॉक ड्रिल कर घायलों के त्वरित उपचार और भीड़ प्रबंधन का अभ्यास किया गया है। कलेक्टर ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत त्वरित भर्ती, जीवन रक्षक दवाइयों की उपलब्धता और 24 घंटे चिकित्सकीय सेवाओं की तत्परता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। 41 जिले 41 खबरों में फिलहाल इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए सूरज समाचार के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।